हेलो एंड वेलकम टू द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। देखिए आज डेट है 23 मई। तो आज हम देखने वाले हैं आज का द हिंदू। तो चलिए देखते हैं कौन सी न्यूज़ है आज के लिए। देखिए अभी पीएम ने अनाउंस किया 1,000 करोड़ और 500 करोड़ बंगाल और उड़ीसा के लिए, क्योंकि अभी हमने देखा है वहाँ पे किस तरीके से जो तूफान एम्फन आया था तो उससे कितनी तबाही मची है। तो वहाँ पर अभी जो अपने पीएम नरेंद्र मोदी सर हैं वो गए थे विजिट करने के लिए, तो उन्होंने पूरा जायज़ा लिया है वहाँ जाकर। और देखिए वहाँ की सीएम ममता बनर्जी भी हैं उनके साथ में। तो अभी वेस्ट बंगाल के लिए 1,000 करोड़ और जो उड़ीसा है उसके लिए 500 करोड़ रुपए देने की बात की गई है। यहाँ पर देखिए आरबीआई की तरफ से अभी रेट कट का ऑफर आया है कि रेपो रेट में रेट कट्स होने वाले हैं। अभी वो हो जाएगा 4%। ठीक है, तो रेपो रेट में रेट कट किए गए हैं ताकि बैंकों को और आसानी हो आगे कैश प्रोवाइड कराने में इकॉनमी में। ये एक फैसला लिया गया है। अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठी थी, जैसा कि हर 2 मंथ पे एक बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंडर 6 लोग आते हैं। ठीक है, 3 आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, 3 आते हैं आरबीआई की तरफ से। फिर ये लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं कि किस तरीके की हमें आगे रेट्स रखने हैं। तो अभी 40 बेसिस पॉइंट रेपो रेट में कम करके उसको 4% पे ला दिया गया है। और जो रिवर्स रेपो रेट है उसको भी कम कर दिया गया है अभी। ठीक है, ताकि जो बैंक हैं उनके हाथ में लो अमाउंट में अगर पैसा आए तो फिर वो आगे लोन्स लो अमाउंट में ही जो बिजनेसमैन्स हैं उनको दे सकें। और देखिए और क्या स्कीम्स लाई गई है। और बोला गया है जो इंटरेस्ट ऑन दी वर्किंग कैपिटल है उसको भी अभी कन्वर्ट कर दिया जाएगा टर्म लोन में। यानी जो वर्किंग कैपिटल लिया गया है जिन्होंने पहले से ले रखा है तो उनके ऊपर जो इंटरेस्ट है उनको अभी टर्म लोन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। टर्म लोन मतलब वो अभी इंस्टॉलमेंट्स में अपनी जो इंटरेस्ट है उसको पे कर सकते हैं, वरना पहले ऐसा होता था कि वन शॉट में के पे करना होता था। और दूसरी बात ये बताई जा रही है कि बैंक ग्रुप एक्सपोजर लिमिट वो भी अब कर दिया गया 30%, जो पहले 25% हुआ करता था। मतलब कितना एक आप एक व्यक्ति को दे सकते हैं, एक ग्रुप को दे सकते हो। ठीक है, तो उसकी लिमिट बढ़ाकर 30% कर दी गई है। अब देखिए रिफ्रेन फ्रॉम प्रोजेक्टिंग ग्रोथ इन्फ्लेशन फिगर फॉर 21, यानी फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए अभी क्या प्रोजेक्टिंग ग्रोथ रहेगा, क्या इन्फ्लेशन फिगर रहेगी, उसके बारे में कोई बात नहीं बताई गई है। और 15,000 करोड़ लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर एग्जिम बैंक, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के लिए 15,000 करोड़ दिए गए हैं ताकि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सके और वहाँ पे जो फॉरेन ट्रेड्स हैं वो ना रुके, क्योंकि वहीं से जो फॉरेक्स के रिजर्व्स हैं, जो डॉलर वगैरह के रिजर्व्स है वो मेंटेन करने में एग्जिम बैंक को कुछ फैसिलिटी मिल सके। और जो शक्तिकांता दास है जो आरबीआई के गवर्नर है, ये कितने गवर्नर है, 25th गवर्नर ऑफ द आरबीआई है। इन्होंने कहा है अभी डिमांड में भी काफ़ी दिक्कत में देखने को मिल रही है, डिमांड इतनी इकॉनमी में देखने को नहीं मिल रही है, तो वो एक बड़ा फैक्टर है। ठीक है, ये शक्तिकांता दास साहब ने कहा है। और आरबीआई की बात कर लें तो आरबीआई देखिए 1935 में बना था और 1949 में इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। ठीक है, तो तब से ये चल रहा है। और पहले इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में हुआ करता था, बाद में इसको मुंबई शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और कौन सी न्यूज़ है। अब यहाँ देखिए एक लॉकस्ट की खबर ये आ रही है कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ बात करी है कि किस तरीके से जो लॉकस्ट है उनसे डील किया जाए। लॉकस्ट टिड्डे होते हैं, टिड्डे जो फसलों को आके बर्बाद कर देते हैं। तो वो एक बड़ा आप कह सकते हैं कि अटैक देखने को मिलता है बहुत से सीज़न में। ये बेसिकली जो लोकस्ट होते हैं वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले रीजन से निकलते हैं और पूरा वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया यहाँ से आते हुए भारत की तरफ भी आते हैं और हमारी फसलों को ख़राब करते हैं। जो पंजाब वगैरह वाला रीजन है वहाँ पे काफ़ी डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। तो अभी पाकिस्तान के साथ भारत ने बात किया है कि किस तरीके से इनसे टैकल किया जाए, क्योंकि अभी कोविड-19 में फूड सिक्योरिटी को सेव करना बहुत ज़रूरी है, तो इनसे डील करना पड़ेगा। देखिए ये अफ्रीको और एशियन दोनों रीजन, यानी अफ्रीका वाले रीजन और एशियन रीजन दोनों को ही इफेक्ट करता है। और इसमें एक पेस्टिसाइड का नाम है, देखिए मालाथियन। ये पेस्टिसाइड काम में लिया जाता है इस लॉकस्ट से लड़ने के लिए। देखिए अगर हम मैप में देखें तो ये वाला रीजन है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का रीजन। ठीक है, तो यहाँ से वो निकलते हैं, यहाँ से जाते हैं इस तरीके से, तो ये पाकिस्तान वगैरह होकर फिर भारत में भी चले जाते हैं। ठीक है, यानी ये सब रीजन पूरा अफेक्टेड है लोकस्ट से। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये वाला रीजन इनका बेसिकली इनके लिए काफ़ी अच्छा होता है यहाँ पे ब्रीड करने के लिए, इसलिए यहाँ पे काफ़ी होते हैं। तो अभी अफ्रीकन रीजन, पाकिस्तान रीजन, एशियन रीजन, ये पूरा रीजन बात करके इसके ऊपर काम करने वाले हैं। और ये वाली न्यूज़ देखिए जिस हिसाब से बता रहा है महाराष्ट्र का काफ़ी केसेस बढ़ते ही जा रहा है भारत में। अब देखेंगे तो सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र में ही देखने को मिल रहा है।
तो महाराष्ट्र की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। यहाँ पर देखिए पुलिस लोगों ने अभी एक नया इनिशिएटिव लिया है, आप कह सकते हो कि अभी क्वारंटाइन तरीके से कंप्लेंट कर सकते हैं, मतलब कि काफ़ी अभी हमने देखा है कि पुलिस काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहे थे, ठीक है। तो काफ़ी इस सिचुएशन को डील करने के लिए अभी डिस्टेंस मेंटेन करके कंप्लेंट लिखाई जाएगी, ताकि जो पुलिसकर्मी है वो सेफ रहें, उनको ज़्यादा आप कह सकते हो कि इस मुश्किल की घड़ी में जो वो एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वही बेड पे आ जाएंगे, गिर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, तो काफ़ी एक दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर देखिए जो रेंट वेवर की बात की जा रही है बहुत सारी जगहों पे, तो यहाँ पर हाई कोर्ट है जो दिल्ली की, उसने कहा है कि जिसने फोर्स मैज्यूरे इसको अपने क्लॉज में, अपने एग्रीमेंट क्लॉज में रखा है, तभी उसी को आप कह सकते हो कि रियायत मिलेगी इस आप कह सकते हो कि रेंट पे करने में। अगर आपने फोर्स मेज्यूरे का क्लॉज अपने एग्रीमेंट में नहीं करवाया है तो आपको पे करना पड़ेगा पूरा पैसा। फोर्स मेज्यूरे क्या होता है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन आ जाए, कोई ऐसी कैलामिटी आ जाए, ठीक है, जैसा कि अभी चल रही है, तो फिर उसको आप डील नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके हाथ में नहीं रहता है ऐसे टाइम पे कि आप कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करके एक नॉर्मल सी लाइफ जी सकें, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आप लीगली बाइंड नहीं रहते हो, जो आपके एग्रीमेंट में दिया है आपको वर्ड टू वर्ड वैसा करने की ज़रूरत नहीं होती, तब आपको फ्रीडम मिल जाती है। लेकिन अगर आपने फोर्स मैज्यूरे साइन नहीं कर रखा है तो आप बाउंड हो जाते हो कि आपने जो एग्रीमेंट करवाया है आपको उसको फुलफिल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये होगी फोर्स मैज्यूरे की बात। चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या और इम्पोर्टेंट खबर है। और देखिए एडिटोरियल वाला सेक्शन देख लेते हैं कि आज कौन से एडिटोरियल हमें देखने हैं। तो यहाँ देखिए अभी आरबीआई ने जो स्टेप्स लिए उसकी बात करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए जो नेपाल और इंडिया के बीच में जो सिचुएशन चल रही है उसकी बात है यहाँ पर, वो देख लेंगे पूरी तरीके से। और यहाँ पर जो चाइना ने अभी डिजिटल करेंसी लाने की बात की है तो उसको देखेंगे कि यहाँ पर क्या बातें बताई जा रही है। और यहाँ पर देखिए नेबरहुड की बात की गई, ये भी नेपाल और इंडिया का जो अभी स्किर्मिशेस चल रहे हैं, जो काफ़ी डिस्प्यूट है बॉर्डर के, उसके ऊपर ये आर्टिकल है, तो इसको भी देख लेंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट पेज है ये देखिए, जैसा कि आज सैटरडे, तो हम जानते हैं कि हर सैटरडे को ग्राउंड जीरो आता है, कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में आता है कि वहाँ पर ग्राउंड रियलिटी क्या चल रही है। तो आज यहाँ पर अहमदाबाद के बारे में आया कि अहमदाबाद में किस तरीके से, क्योंकि गुजरात में जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है वो अहमदाबाद ही है, ठीक है। तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से कोविड-19 से पहले वहाँ पर नमस्ते ट्रम्प जैसे इवेंट हुए थे, लेकिन अभी हमने उस के बाद देखा है कि वहाँ पर इतनी तैयारी नहीं है, रेडीनेस नहीं है उस सिटी की कि वो कोविड से लड़ सके, ठीक है। तो आज बेसिकली अहमदाबाद के बारे में पूरी डिटेल आई है, तो इतना ये इंपॉर्टेंट होता नहीं है ग्राउंड जीरो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि आर्टिकल्स के में क्या बात की गई है। तो देखिए पहला आर्टिकल जो है ये आरबीआई के बारे में बात कर रहा है कि जो लेटेस्ट रेपो रेट कट किया गया है, ठीक है। हमने देखा है कि अभी ये रेपो रेट कट हुए हैं, 4% पे आ गए हैं, तो रिड्यूस क्या कर देगा, ये कॉस्ट ऑफ द कैपिटल रिड्यूस कर देगा, यानी जो बिजनेसमैन हैं उनको कम रेट पे कैपिटल मिल सकेगा, तब ताकि उनको इजी हो सके जो फाइनेंशियल बर्डन ऑन द बिजनेस पे, ठीक है। तो फिर उनको इजी रेट पे पैसे मिल सकेंगे, तो फिर वो अपना जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो स्टार्ट करने में उनको थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है, ठीक है। अभी देखिए 40 बेसिस पॉइंट कट कर दिया गया है, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि पूरे 58 डेज में अभी तक आरबीआई ने 1.15%, ठीक है, इतना ज़्यादा रेपो रेट में कट लाया है। तो एक अच्छा खासा कट देखने को मिल रहा है आरबीआई के द्वारा। और रिवर्स रेपो रेट देखिए 3.3% 35% कर दिया गया है। देखिए रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम क्यों किया गया है, क्योंकि ताकि अगर ये ज़्यादा होता, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। रेपो रेट मतलब वो रेट जिससे बैंक है वो आरबीआई से पैसे उधार लेते हैं, ठीक है। आरबीआई बैंकों को पैसे उधार देता है रेपो रेट पे, शॉर्ट टर्म के लिए देता है, यानी 7 दिन या 14 दिन के लिए, ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट वो होता है जो आरबीआई है वो बैंकों से पैसा रिटर्न लेता है, उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट से कम रहेगा, यानी जो बैंक है आरबीआई, उसको बैंकों को कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू जो कमर्शियल बैंक है उसको जितना आरबीआई को पे करना पड़ेगा। अगर ये ज़्यादा होता तो कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, आरबीआई से पैसा ले लेते हैं और फिर वही पैसा आरबीआई को चढ़ा देते हैं, दे देते हैं और इंटरेस्ट कमाते हैं, लेकिन कम है इसलिए ये इनको वापस नहीं कर पाएंगे। तभी तो ये एक मोटिव होता है कि इनको पैसा दिया जाए कमर्शियल बैंक को, ताकि ये आगे लैंड कर सके 4% से ज़्यादा के रेट पे, ताकि जो भी इसमें 1-2% ये अपनी मार्जिन रख सकें और बाकी 4% वापस आरबीआई को दे सकें, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो अभी रेपो रेट गिराया गया है ताकि डिस्ट्रीब्यूशन ईजी हो, ईजी मनी पॉलिसी अपनाई गई है ताकि लिक्विडिटी बढ़े मार्केट में। अब देखिए जो एक्सटेंशन ऑफ द रिपेमेंट मोरेटोरियम है उसको भी एक्सटेंड किया गया। जो मोरेटोरियम है यानी कि
अभी हमने देखा था कि मॉरेटोरियम यानी कि बैन लगाया गया था कि कुछ टाइम के लिए आप अपना जो इंस्टॉलमेंट है, ईएमआई वगैरह है, वो नहीं पे करेंगे तो चलेगा। तो 3 महीने के लिए उसको भी आप कह सकते हो कि पॉज किया गया था, ठीक है। तो उसको भी एक वेलकम स्टेप बताया जा रहा है। तो आरबीआई हैव शोन एम्पैथी बाय अलाउइंग एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल टू बी कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग टर्म, ठीक, लोन टर्म। देखिए टर्म लोन में कन्वर्ट कर दिया गया है जो भी अभी तक के इंटरेस्ट थे, ठीक है, जो वर्किंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट थे लोगों के ऊपर, उसको अभी टर्म लोन में कन्वर्ट कर दिया गया, जैसा कि हमने न्यूज़ में ही देखा था। तो टर्म लोन को जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि टर्म लोन क्या है कि आप अपने जो इंटरेस्ट है उनको इंस्टॉलमेंट्स में यानी टुकड़ों में पे कर सकते हो, वरना उसको पहले कैसा वन शॉट में पे करना पड़ता था, तो वो दिक्कत हो जाती है अगर वन शॉट में पे करना होता तो। अभी टुकड़ों में पे करने को मिला है, यानी थोड़ा सा ईजी हुआ है, आप कह सकते हो कि जिनका भी इंटरेस्ट बाकी है उनके लिए। तो ये भी एक अच्छा स्टेप, इनकी भी तारीफ की जा रही है, ठीक है। तो देखिए ओनली 7 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मॉरेटोरियम पीरियड, तो बोला जा रहा है अभी इसके बाद भी सिर्फ मॉरेटोरियम पीरियड जब हटेगा तो सिर्फ 7th मंथ मिलने वाले हैं जितने भी जितने भी लोगों की डेप्थ बाकी है उनको पे बैक करने के लिए। तो ये बोला जा रहा है ये पीरियड थोड़ा सा कम, इसको बढ़ा के आपको 1 ईयर तक लेके आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक बात बोली जा रही है कि थोड़ा सा टाइम पीरियड और बढ़ाइए उसको। देखिए आगे बात, ये जो ग्रुप एक्सपोजर लिमिट है उसको भी 30% कर दिया गया है, 25% से बढ़ा कर, ठीक है। ये जो लार्ज कॉर्पोरेट बोरोवर है उनको हेल्प करने वाला है, अब वो 30% तक उनको बोरोइंग की लिमिट बढ़ा दी गई है, तो वो ज़्यादा अब बोरो कर सकते हैं। तो ओवरऑल लिक्विडिटी को किस तरीके से मेंटेन करके रखना है उसी के बारे में बात की जा रही है। अब देखिए ये दूसरा वाला आर्टिकल नेपाल के बारे में बात कर रहा है कि किस तरीके से दोनों के बायलैटरल रिलेशन चल रहे हैं। अब बात नेपाल की आई है तो देखते हैं मैप में नेपाल कहाँ है। देखिए ये हो गया हमारा देश भारत, और देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हो गया नेपाल। और नेपाल देखेंगे तो कुछ बाउंड्रिंग स्टेट्स देख लेते हैं कि किसको किसको टच कर रहा है। तो ये देखिए ये हो गया उत्तराखंड, ये हो गया उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर सिक्किम को टच कर रहा है, ठीक है, और वेस्ट बंगाल भी इसके साथ बाउंड्री बना लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से नेपाल बाउंड्री बना रहा है, ठीक है। और देखिए बिहार भी है, और यहाँ पर देखिए चाइना हो गया जो तिब्बत वाला रीजन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया नेपाल का। और अभी हमने देखा था कि किस तरीके से बाउंड्री वाला इशू कहाँ पर चल रहा है। बाउंड्री वाला इशू देखिए ये वाला इलाका अगर आप देखेंगे तो ये काली पानी वाला इलाका यहीं पर है। तो इसको ही लेकर अभी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है भारत और नेपाल के जो बायलैटरल रिलेशन है उसमें, ये वाले रीजन को लेकर बात की जा रही है। तो चलिए देखते हैं क्या ओवरऑल बातचीत चल रही है। और देखिए ये काठमांडू जो नेपाल की कैपिटल है, इसकी पोजीशन आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पर है। अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली सेंटर में ही पड़ता है, और थोड़ा बहुत तो आप कह सकते हो कि ईस्टर्न साइड में ही पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से लोकेशन का भी एक आइडिया रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ये लोकेशन गेस वर्क करने में काम आता है जब ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि इंडिया और नेपाल को अपने डिफरेंसेस को ज़्यादा नहीं बढ़ने देना चाहिए और इसको डिप्लोमेटिक क्राइसिस नहीं बनने देना चाहिए, बायलैटरली मिलके सिचुएशन को सॉल्व कर लेना चाहिए। देखिए काला पानी टेरिटरी की बात की गई है, जो मैंने अभी आपको मैप में दिखाया वो वाले रीजन को, तो यहाँ पर ही मेन इशू है, ठीक है। तो बात की जा रही है केपी शर्मा ओली के भी अभी कमेंट्स आए हैं कि किस तरीके से वो भी एंटी इंडिया कमेंट्स रख रहे हैं, ठीक है। फिर अभी जो हमने एक रोड चालू किया था जो कैलाश मानसरोवर तक वो रोड जाने वाला है, ठीक है, उसका इनॉग्रेशन हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी उन्होंने किया था, ठीक है। तो उसको लेकर नेपाल काफ़ी खफा हो गया था कि आप हमारी टेरिटरी में आ रहे हो, आपने हमसे परमिशन नहीं ली, हमसे बायलैटरली बात नहीं की, ठीक है। तो उसके बाद से इश्यूज काफ़ी चालू हो गए। और देखिए यहाँ पे 1954 के अग्रीमेंट की बात की गई है कि बॉर्डर पासेस फॉर द ट्रेड इन 1954 अग्रीमेंट विद द चाइना। चाइना में हमने 1954 में अग्रीमेंट की थी कि बॉर्डर पे हम पासेस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी बॉर्डर है उस पर ये सब काम हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं रहनी चाहिए। ऐसा 1954 में चाइना के साथ अग्रीमेंट हुआ। फिर हमने इसको रिफॉर्म भी किया था अनदर ट्रेड अग्रीमेंट इन 2015 में, वापस से इसको पुख्ता किया था कि हाँ जो बात हमने 1954 में करी थी वो सही अभी तक लागू है कि नहीं है, ठीक है। तो वो भी हमने किया था। फिर सिंस 1981 में व्हेन चाइना रीओपन द कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज रोड फॉर द इंडियन, ठीक है, दे हैव ऑल्सो यूज द पास टू वॉक इनटू तिब्बत, ठीक है। फिर ये पास हमने उस उन्होंने भी इस्तेमाल किया है कि वो तिब्बत में वॉक कर सकें। तो ये काफ़ी 1981 में भी यूज़ कर जा रहे हैं, यानी काफ़ी टाइम से यूज़ किया जा रहा है। तो रोड बिल्ड नाउ फॉलोज द सेम अलाइनमेंट, और जो पहले जिस रोड पे चला जाता था लेकिन वो इतना वेल बिल्टअप नहीं था, अभी उस सेम रोड को सिर्फ वेल बिल्टअप कर दिया है, ठीक है। तो इसमें इशू दिखाने की बात नहीं थी नेपाल को। एंड वुड एसेंशियली कट डाउन द ट्रेवल टाइम बाय 3 days ईच वेज, यानी जो पहले टेरेन था काफ़ी अच्छा नहीं था, अभी उसको काफ़ी वेल बिल्ट रोड बना दिया है, तो जो टाइम है वो काफ़ी कम लगने वाला है। बोथ साइड 3-3 दिन बच जाएंगे, यानी 6 दिनों का आप कह सकते हो कम ट्रैवल होगा भी जो भी पिलग्रिमेज जो पीपल हैं पिलग्रिमेज के लिए जा रहे हैं उनके लिए, ठीक है।
तो ये एक बेनिफिट हो सकता है अगर इसके ऊपर इशू ना खड़ा किया जाए तो। अभी देखिए, बोला जा रहा है कि नेपाल ने जो अभी एक न्यू पॉलिटिकल मैप लाया था, हमने देखा है किस तरीके से उसने एक नया पॉलिटिकल मैप लेके आया है, जिसमें उसने जो लिपू लेक वगैरह पार्ट है उसको अपनी टेरिटरी में दिखाया है, जो कि इंडियन टेरिटरी में भी काफ़ी टेरिटरी आते हैं, ठीक है। तो उसको नेपाल ने अपनी टेरिटरी में दिखाया है। तो नेपाल जो 1816 की सगौली ट्रीटी थी, ठीक है, उसको ब्रीच कर रहा है, ठीक है, उसको इन्वोक कर रहा है कि जो ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में साइन हुई थी, ठीक है, इसके तहत ये बात साइन हुई थी कि जो काली रिवर रहेगी उसके ईस्टर्न साइड सब नेपाल की टेरिटरी रहेगी और काली रिवर के वेस्टर्न साइड सब भारत की टेरिटरी रहेगी। तो अभी इशू यहाँ पर ये जनरेट हो गया है कि जो नेपाल है वो उस नदी को काली नदी बता ही नहीं रहा, वो कह रहा है इसके भी वेस्ट में जो एक नदी है वो काली नदी है एक्चुअल, ठीक है। तो ये बात अभी नेपाल कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर मेन एक और मुद्दा ये देखने को मिला जब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ओली साहब ने इंडियन वायरस नाम से अटैक किया कि इंडियन वायरस लुक मोर लिथल देन वन फ्रॉम दी चाइना, ठीक है। तो ये ऐसे आप कह सकते हो कि गलत स्टेटमेंट्स भी दिए जा रहे हैं वहाँ की तरफ से। और इंडियन और नेपाल बायलैटरल रिलेशन काफ़ी अच्छे रहे हैं, कभी दोनों में इतना आप कह सकते हो कि मतभेद इतना ज़्यादा नहीं रहा है एज़ कम्पेयर टू अगर आप वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे। लेकिन अब चीज़ें थोड़ी ख़राब हो रही है। एक टाइम पे 2015 में सिर्फ जब ब्लॉकेड हो गया था तब एक टाइम पे रिलेशंस ख़राब हुए थे, लेकिन वरना ओवरऑल रिलेशन इंडिया और नेपाल के काफ़ी अच्छे रहे हैं। और यहाँ पे एक स्लोगन भी दिया जाता है जैसे कि भारत और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का नाता है, ठीक है, इस तरीके की बात की जाती है। लेकिन अभी सिचुएशन जो है इसको और ख़राब नहीं करना चाहिए और बायलैटरली चीज़ों को सॉल्व कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यही था इस आर्टिकल में। अब देखिए एक और आर्टिकल आया है नेपाल और इंडिया का रिलेशन है उसके बीच में, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, बॉर्डर ट्रबल बिटवीन द नेपाल एंड इंडिया इज़ अ मैटर बेस्ट हैंडल बायलैटरली थ्रू क्वाइट डिप्लोमेसी। यानी वही जो बेसिकली उसमें बात की गई कि बायलैटरली ही सॉल्व करना बेटर रहेगा, डिप्लोमेसी के साथ आपको इसमें थर्ड कंट्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं लेना चाहिए। जैसा कि आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टेटमेंट जो नेपाल की तरफ से आ रहे हैं उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि चाइना कहलाने वाला है और नेपाल सिर्फ उसको कह रहा है। क्योंकि जब जो केपी शर्मा ओली है उनकी जो सरकार बनी है उसमें आप कह सकते हो जो जी जिनपिंग है जो चाइना का मेजर रोल है, इसलिए अभी जो केपी शर्मा ओली है वो काफ़ी प्रो चाइनीज़ बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जो दारचूला टू लेपुलेक, ठीक है, यहाँ से जो रोड बनी है जो अभी इनाग्रेशन किया गया है उसको लेके बात की जा रही है कि वो भी हमने अभी चर्चा की उसके बारे में कि ये कैसे एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। तो नेपाल चार्जेस क्लेमिंग दैट दिस स्ट्रेच पासेस थ्रू द नेपाली टेरिटरीज, वो हमने बेसिकली ओवरऑल देखा जाए तो उस आर्टिकल में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया। यहाँ पे रिपीट आर्टिकल है लेकिन देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल से पॉइंट मिल जाए हमें। तो नेपाल कह रहा है कि इंडिया उसकी टेरिटरी में जा रहा है, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है उसको लेके जो रोड बना है, ठीक है। अब देखिए नेपाल के स्टैंड की एक्सप्लेन करने की बात की जा रही है। तो जो केपी शर्मा ओली हैं वो बेसिकली हाइड करना चाहते हैं जो फेलियर टू मीट द बेसिक नीड ऑफ द पीपल। तो कहा जा रहा है कि जो केपी शर्मा ओली है इन सब बातों के बीच में वो अपना फेलियर हाइड करना चाहते हैं, जो वो फेल हो गए हैं कि वहाँ के लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं दिला पाए हैं। तो नेपाल ने डिप्लॉय किए हैं आर्म्ड फोर्सेस, वो भी एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन बना कि नेपाल ने वहाँ पे आर्मी, आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड पुलिस डिप्लॉय कर दिए क्लोज टू काला पानी, ठीक है। तो इससे क्या प्रतीत होता है? इससे तो यही प्रतीत होता है कि सामने वाले ही हमसे अब लड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के अग्रेसिव रिएक्शंस देखने को मिले नेपाल के साइड से। लेकिन वहाँ पर इंडियन पुलिस, इंडियन आप कह सकते हो आर्म्ड फोर्सेस भी है जैसे कि आईटीबीपी है, लेकिन आईटीबीपी हमेशा ही वहाँ पे तैनात रहती है क्योंकि इंडो चाइना वाला जो रीजन है वहाँ पर आईटीबीपी रहती है, तो उसमें कोई नई बात थी नहीं, ठीक है। तो ये इंडियन साइड की बात हो गई। अब देखिए जो सगौली ट्रीटी है जो 1816 में साइन की गई थी ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि उसमें क्या बातें बताई गई थी। तो 1816 में ट्रीटी ऑफ सगौली जो नेपाली किंगडम स्ट्रेच फ्रॉम दी सतलज रिवर इन दी वेस्ट और तीस्ता रिवर इन दी ईस्ट, तो इसके बीच में जो है वही नेपाली किंगडम है। तब उस बार तभी बताया गया था इस ट्रीटी में, ठीक है। तो नेपाल ने लॉस्ट कर दिया एंग्लो नेपालीज वॉर। तो जो एंग्लो नेपालीज वॉर हुआ था इसमें नेपाल हार चुका था, ठीक है। तो इसके बाद में ये ट्रीटी साइन की गई थी जिसमें ये डिमार्केशन ऑफ दी आप कह सकते हो बाउंड्रीज की गई थी। तो रिवर काली और रिवर राप्ती की बात की गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिवर काली को ही इसकी वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री डिक्लेयर किया गया था कि ये वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द नेपाल है। इसके ईस्टर्न वाले सारे पार्ट रहेंगे नेपाल के और वेस्ट वाला पार्ट रहेगा भारत का, ठीक है। देखिए बोला गया वेस्ट ऑफ दी रिवर काली, लेकिन अभी पॉइंट ऑफ कंटेंशन ये बना है कि नेपाल ये कह रहे हैं कि जो जिसको हम रिवर काली कह रहे हैं वो एक्चुअल में रिवर काली है नहीं, उसकी और एक और आप कह सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूटरी या ट्रिब्यूटरी है जो और वेस्टर्न साइड में है, वो एक्चुअल काली रिवर है। अब देखिए
द प्रेजेंट कंट्रोवर्सी है राइजन सिंस द नेपालीज contest that the tributary had that joined the महाकाली रिवर एट द काली पानी इज नॉट काली रिवर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो उसको काली रिवर मानने को ही तैयार नहीं है। नेपाल नाउ कंटेंट द काली रिवर लाइज फर्दर वेस्टवर्ड। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है। अब देखिए आगे और क्या बात बताई जा रही है कि ऑन दी वे टू रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन की बात बताई जा रही है कि किस तरीके से रेजोल्यूशन किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए बात बताई जाए, नेपाल इंडिया टेक्निकल लेवल जॉइंट बाउंड्री वर्किंग ग्रुप। इस तरीके का एक वर्किंग ग्रुप 1981 में भी बनाया गया था कि बाउंड्री की जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व कर लिया जाए। तो बाय 2007 द ग्रुप कंप्लीटेड द प्रिपरेशन ऑफ 182 स्ट्राइप मैप्स। ठीक है, 182 मैप्स बनाए गए हैं जिसके तहत हमने क्लियर कर दिया कि कौन सा हिस्सा आपकी कंट्री में आता है और कौन सा हिस्सा हमारी कंट्री में आता है। तो 98% ऑफ दी जो बाउंड्रीज है वो दोनों ही बायलैटरली एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये मैप सही है, लेकिन 2% जिसमें कि डिस्प्यूटेड एरिया आ जाता है, काला पानी और सुस्ता वाला एरिया, वो डिस्प्यूटेड एरिया रह जाता है, तो उसको ही लेकर इश्यू चल रहा है। ठीक है, लेकिन अभी देखिए इंडिया की बात बताई जा रही है कि इंडिया ने कैसे बांग्लादेश के साथ भी जो इश्यूज थे कि टेरिटरी को लेके उसको भी सॉल्व किया था बायलैटरली। तो बांग्लादेश के साथ किस तरीके से हमने अच्छे से बातचीत करके चीज़ों को सॉल्व कर लिया था। फिर जो हमारा 100वां अमेंडमेंट है जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में किया है, जिसके तहत हमने आप कह सकते हो कि जो टेरिटरी थी वो बांग्लादेश को दी है और जो हमारे अंदर आई थी वो हमने हमारे अंदर लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बायलैटरली चीज़ों को सॉल्व करा है। तो नेपाल को भी इस तरीके से हमारे साथ मिलकर बायलैटरली चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। अब टाइज एंड यूनिक्स बोला है, तो यहाँ पर देखिए जवाहरलाल नेहरू साहब ने अपनी जो किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया है इसमें बताया था नेपाल हैज़ बीन दी ओनली ट्रूली इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ द साउथ एशिया। यानी उन्होंने अपनी किताब में बताया था कि जो नेपाल है वो एक लौता ही ऐसा इंडिपेंडेंट कंट्री है पूरे साउथ इंडिया में। ठीक है, पूरे साउथ एशिया में, सॉरी। तो फिर बात यही बताई जा रही है कि एक डिप्लोमेटिक अप्रोच लेके चलना चाहिए और इसमें थर्ड कंट्री का बोलने पे नेपाल को काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चाइना पूरा यूज़ कर रहा है नेपाल का। अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कि चाइना किस तरीके से अभी डिजिटल करेंसी लेके आ रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि क्या इसका इम्पैक्ट होने वाला है और क्या वो ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए अभी बोला है साइलेंट डिजिटल रिवोल्यूशन ला रहा है। जहाँ एक तरफ सभी लोग कोविड के ऊपर ध्यान दे रहे हो, वहीं चाइना दूसरी तरफ साइलेंटली डिजिटल करेंसी पे वर्क कर रहा है। देखिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, सेंट्रल बैंक, वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, उसमें भी डिजिटल करेंसी लाने की बात की गई है। उसका नाम क्या है? डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ठीक है, आप कह सकते हो DC, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ठीक है, ये चलाने की वहाँ पे बात की जा रही है और ये इक्वली ही लीगल रहेगा जैसे कि, तो बेसिकली जो उनकी लीगल करेंसी है उस तरीके का ही इसको इक्वली इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। ठीक है, और देखिए आगे बात बताई जा रही है कि इसके आप कह सकते हो नेगेटिव एस्पेक्ट्स ये हैं कि काफ़ी वाइल्ड फ्लक्चुएशन होता है जो डिजिटल करेंसी होती है, जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसमें। जैसा कि हमने बीच में बिटकॉइंस के बारे में सुना था, उसमें भी काफ़ी फ्लक्चुएशन होते रहते थे। लेकिन इसका ये एक बात बताई जा रही है कि ये जो मोनोपोली ऑफ द सेंट्रल करेंसी है उसको डिफीट कर देगा। ठीक है, इशूइंग द फिएट करेंसी द लूमिंग पॉसिबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर बग। तो नेगेटिव बात ये कि जो सॉफ्टवेयर बग्स हैं, जो टेंटेड शेडो है और डार्क वेब है, वहाँ से मिसयूज़ हो सकता है। ठीक है, तो टेरर फाइनेंसिंग, ये सब भी बहुत सारे इश्यूज़ इससे राइज हो सकते हैं। लॉजिकल आउटकम क्या है कि जो बिटकॉइंस वगैरह हैं, ऐसी अभी डिजिटल करेंसी जो वर्ल्ड वाइड चल रही हैं, ठीक है, ऐसी क्रिप्टो करेंसीज चल रही हैं, तो चाइना किसी भी फील्ड में पीछे रहता नहीं। तो चाइना भी इस फील्ड में खुद की कंट्री को आगे रखना चाहता है। तो लॉजिकल आउटकम ऑफ द एफर्ट टू कर्ब द टैकल इन रन अवे क्रिप्टो मार्केट प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो क्रिप्टो मार्केट में खुद की कंट्री को लाने के लिए वो एक काम कर रहा है। यू कैन नॉट बीट देम तो ज्वाइन देम, ये चाइना का कह सकते हो कि बात है कि अगर वो बीट नहीं कर पा रहा है तो उनको ही ज्वाइन कर दे रहा है। वो इस रास्ते को बंद तो नहीं कर सकते, इसलिए उसने ये रास्ता ही अपना लिया है। अब देखिए इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके कंसर्न क्या है। देखिए पहली बात ये बता जा रही, जो पेपर मनी है कम विद हैंडलिंग ऑफ 1 और 2% ऑफ द GDP। जो पेपर करेंसी है उसको बनाने में भी पैसा खर्च होता है, तो 1 से 2% ऑफ द GDP खर्चा हो जाता है। दूसरी बात ये बताई जा रही है कि एक्टिंग एज ए पावरफुल एंटीडोट फॉर टैक्स एवेजन। ठीक है, तो इससे टैक्स एवेजन, क्योंकि ये सब अब डिजिटली हो जाएगा तो सब कुछ सरकार की नज़र में रहेगा, तो इससे टैक्स एवेजन बच सकता है। जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो भी बचाई जा सकती है, टेरर फाइनेंसिंग बचाई जा सकती है। ठीक है, या फिर अब देखा जाए तो टेरर फाइनेंसिंग की भी इससे जा सकती है अगर इसका नेगेटिव यूज़ किया जाए तो। ठीक है, और देखिए अभी जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है कैन मटेरियली बूस्ट द टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही, क्योंकि सब कुछ फाइनेंशियली आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट के लेवल पे विजिबल रहेगा। ठीक है, वाइल इंप्रूविंग द फाइनेंशियल कंप्लायमेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी की भी बात की गई है कि नेशनल सिक्योरिटी भी इससे सेव रह सकती है कि ट्रांजैक्शन आउट ऑफ द कंट्री होगा तो वो भी विजिबल होगा। अब देखिए थर्ड बात क्या बताई जा रही है कि एज अ टूल ऑफ द फाइनेंस
फाइनेंशियल इंक्लूजन, इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ जाएगा कि सारे लोगों को आप कह सकते हो अकाउंट खुलाना कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। तो इससे जो सरकारें जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हैं वो पीपल टू पीपल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर सकती हैं, तो फिर जो वेलफेयर ऑफ द पीपल है उसके ऊपर काम किया जा सकता है। फोर्थ बात ये बताई जा रही है, उस सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी कैन प्रोवाइड सेंट्रल बैंक अनक्लटर्ड व्यू एंड पावरफुल इंसाइट इनटू परचेसिंग पैटर्न ऑफ द पीपल के जितने भी लोगों के क्या परचेसिंग पावर है उसके ऊपर एक सही डाटा मिल पाएगा कि कितनी एक्चुअल परचेसिंग पावर है। लेकिन एक नेगेटिव बात यह है कि सर्विलांस स्टेट क्रिएट हो जाएगा कि पूरा गवर्नमेंट की नज़र रहेगी कि कितनी किसके पास करेंसी, कौन कितना स्पेंड कर रहा है, ठीक है। तो सिटीजन की प्राइवेसी का आप कह सकते हो यहाँ पे हनन हो सकता है। और यहाँ पर एक बात ये बताई जा रही है कि जो फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी थी एनेबल द स्टेट टू स्पाई ऑन दी फिजिकल मूवमेंट ऑफ द सिटीजन, वाइल जो ये वाली डिजिटल करेंसी है ये स्पाई कर देगा जो मूवमेंट ऑफ देयर मनी है, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे फेस जो रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है वो जो पीपल के मूवमेंट को आप कह सकते हो कि उसकी प्राइवेसी का हनन करता था, तो अभी जो यहाँ की पीपल के मनी की जो मूवमेंट है उसको भी स्टेट सर्विलांस के अंडर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, ये क्रिटिसिज्म वाला पॉइंट है। अब देखिए सिग्नल्स फ्रॉम द मूव कि इससे क्या सिग्नल मिलता है, तो 3 पॉइंट ये पता चलती है इससे कि वन, द वर्ल्ड इकोनॉमिक स्टेज इज इट में वांट कि डिजिटल करेंसी है टू चैलेंज द हिजमोनी ऑफ द यूएस डॉलर। तो जो यूएस डॉलर वर्ल्ड ओवर प्रिवेलेंट है, हर जगह यूएस डॉलर इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी जो चाइना है जो सुपर पावर बनने की होड़ में है, ठीक है, तो वो इसको आप कह सकते हो कि एक चैलेंज दे रहा है कि यूएस डॉलर के वर्सेस में जो चाइनीज़ डिजिटल करेंसी ये यूज़ की जा सकती है। सेकंड बात ये बताई जा रही है कि इन इट्स फॉर अमेरिकन बिग टेक, जैसे अमेरिकन बिग टेक है वहाँ पर भी काफ़ी दूसरी करेंसीज लाई जा रही हैं, फेसबुक की लिब्रा लाई जा रही है, ठीक है। तो इन सब करेंसीज को भी चैलेंज करना के लिए ये अपनी करेंसी लेके आ रहे हैं, वरना इनकी खुद की मोनोपोली हो जाएगी और इस फील्ड में ये काफ़ी आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी एक लेके आ रही है। थर्ड पॉइंट ये बताई जा रही है कि स्टिल इन द रिलम ऑफ स्पेक्यूलेशन इट में विश टू यूज़ दी डिजिटल करेंसी, ठीक है, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इसको टू क्लिप द विंग ऑफ दी अली पे, वी चैट पे, ठीक है, गिगेंटेक फिनटेक डिओप्लोसी, जहाँ पे गाइगेंटिक फिनटेक डिओप्लोसी है अली पे और वी चैट की, इन दोनों की डुओपोली है, ठीक है। तो 90% ऑफ द चाइना का डोमेस्टिक डिजिटल पेमेंट ये लोग कंट्रोल करते हैं, तो सारा का सारा सिस्टम इनके हाथ में ना चले जाए चाइना का, इसलिए गवर्नमेंट अपना खुद का एक सिस्टम लेके आ रही है, ठीक है। तो थ्रेट टू दी ऑरा अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक के ऑरा को थ्रेट रहेगा अगर सारा का सारा अलीबाबा और वी चैट के हाथ में चला जाएगा। अब देखिए तो बेसिकली है कि गोल्ड से सिल्वर पे आए, सिल्वर से पेपर करेंसी पे आए, पेपर करेंसी पे डिजिटल पे जा रहे हैं, द मार्च ऑफ द करेंसी गोज ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ओवर द ईयर्स ओवर द टाइम चेंजेस आया है। वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ द मनी, ऐसी बात बताई जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया आज की एडिटोरियल के बारे में। अब चलिए देखते हैं कि आगे क्या न्यूज़ है, जो वर्ल्ड सेक्शन वगैरह, इकोनॉमिक सेक्शन वगैरह, वहाँ क्या इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। देखिए यहाँ क्या बताया जा रहा है, जो यहाँ पे तो वही बात की गई जो हमने देखा कि अभी जो लोकस्ट हैं वो किस तरीके से हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले रीजन से आ रहे हैं, और उसको लेकर अभी पाकिस्तान से भी बात की जाएगी कि किस तरीके से हमें इससे डील करना है ताकि फूड सिक्योरिटी सेफ रह सके, क्योंकि अभी फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि बहुत ही एसेंशियल है ये टाइम पे। फूड सिक्योरिटी अगर नहीं रहेगी तो दिक्कत हो जाएगी काफ़ी। और यहाँ पर देखिए जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन है वो कवर दी एक्सटेंड टू दी फ्रंट लाइन वर्कर, जो फ्रंट लाइन वर्कर है जो सिम्टोमेटिक है उनको देने की बात की जा रही है। इसको एज ए प्रोफाइल एक्सिस यूज़ किया जाता है, प्रोफाइल एक्सिस मतलब एज ए प्रिवेंशन, ठीक है। इसको देखा, इसको देख कर इसको लेकर काफ़ी अभी विवाद हुआ था, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने भी स्टेटमेंट दिया था कि वो कह रहे थे कि वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन कंज्यूम करते हैं, लेकिन अभी तक इसका एक कोई भी आप कह सकते हो स्टडी निकल कर आई नहीं है कि इसका क्या रोल है कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो इसको सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही यूज़ करना चाहिए, और अभी इसको बेसिकली हेल्थ वर्कर जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनको ही दिया जाता है, ठीक है। और देखिए यहाँ मध्य प्रदेश में भी लोकस्ट के अटैक की बात की जा रही है, तो अभी लोकस्ट अटैक देखने को मिल सकता है। अब देखिए वर्ल्ड पेज पे क्या दिया है उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए अभी जो चाइना है उसने अपनी जीडीपी और जो आगे के टारगेट्स हैं उसके बारे में कोई बात नहीं की है, क्योंकि अभी कुछ भी सब कुछ अनसर्टेन है, ठीक है। तो उसने अभी जो डिफेंस है उस डिफेंस की स्पेंडिंग में लेकिन हाइक कर दिया है, और अभी उसने हांगकांग वगैरह से मुलाकात की है, क्योंकि वो अभी हांगकांग की सिक्योरिटी के लिए एक लॉ पास कर रहा है अपने लेजिस्लेशन में। तो उसको लेके मुलाकात हुई है, तो वहाँ पर उसने अपनी आप कह सकते हो कि जो आर्म्ड पावर है वो दिखाने की कोशिश की है। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, चाइना इस तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहा है। और यहाँ पे जो जमाल खशोगी है जिनकी डेथ करा दी गई थी, सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस थे, ठीक है, उनके जो सन्स जमाल खशोगी के, उन्होंने कहा है कि वो इनके कातिल को माफ़ कर रहे हैं,
हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, न्यू सिक्योरिटी लॉ विल बी टाइटन बीजिंग्स ग्रिप ऑन दी हांगकांग। इससे तो जो चाइना का ग्रिप है हांगकांग पे वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, ये अलाउ कर रहा है कि जो सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी लॉ फॉर दी हांगकांग ऑल्सो ऑपरेट इन द नेशनल सिक्योरिटी ऑर्गन, ठीक है। तो जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, जो हांगकांग क्या है, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, कि ये एक स्पेशल है क्योंकि 1997 जब ब्रिटिश ने इसके ऊपर से अपना रूल छोड़ा था, उसके बाद से हांगकांग बीन गवर्न बाय द बेसिक लॉ, यानी जिसमें ये एंजॉय करता था एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, independent of the judiciary power, including that of फाइनल एडजुडिकेशन, बारिंग फ्रॉम मैटर ऑफ द डिफेंस एंड द फॉरेन अफेयर। खाली डिफेंस और फॉरेन अफेयर हांगकांग के हाथ में नहीं रहते थे, बाकी सब हांगकांग के हाथ में रहता था। तो ये आर्टिकल 23 वहाँ का ये बात करता है। तो अगर ये अभी अगर आप कह सकते हो कि ये वाला लॉ पास कर देगा जो अपना चाइना है, तो चाइना का काफ़ी ग्रिप बढ़ जाएगा, आप कह सकते हो लेजिस्लेशन के ऊपर। तो वो एक हनन हो जाएगा इनका, जो अभी तक आप कह सकते हो कि ये फ्रीली वर्क करते थे उसके ऊपर। तो 1 कंट्री 2 सिस्टम जो यहाँ पर चलता है, ये कंट्री तो एक है लेकिन सिस्टम 2 चलता है, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट में हो जाएगी ये चीज़ें। तो ये अभी हांगकांग में चल रहा है। और देखिए, चाइना सीक्स इंडिया सपोर्ट फॉर द लेजिस्लेशन। चाइना इंडिया से भी सपोर्ट देख रहा है कि किस तरीके से वो इंडिया से भी सपोर्ट ले सके ओवर दी हांगकांग इशू, कि हांगकांग में वो रूल बना रहा है, जो लेजिस्लेशन पास कर रहे हैं। और यहाँ देखिए, जो ईरान के सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला खमोनी साहब, ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि जो लिबरेट करेंगे फ़लस्तीन को इन द इस्लामिक ड्यूटी, ये इस्लामिक ड्यूटी है कि फ़लस्तीन को लिबरेट किया जाए, सभी नेशन को मिलकर इस्लाम जो फ़लस्तीन है उसको सपोर्ट करना चाहिए। और जो इसराइल के सपोर्टर हैं उनके अगेंस्ट में खड़े रहना चाहिए, ठीक है। और यहाँ देखिए, अभी जो अमेरिका है वो ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर निकल गया है। ओपन स्काई ट्रीटी एक इंपॉर्टेंट अभी बन जाता है। ओपन स्काई ट्रीटी क्या है? इसके तहत जो रशिया और यूएसए हैं, ये लोग जितने भी आर्म्ड एक्टिविटीज़ करते थे उसको वो नज़र में रख सकते थे। यानी अगर यूएसए चाहे तो रशिया की आर्म्ड एक्टिविटीज़ जाके देख सकता था, उनके स्काइज में जाके नज़र रख सकता था। और रशिया चाहे तो वो यूएस में आके यूएसए की जो आर्म्ड एक्टिविटीज़ है उसके ऊपर नज़र रख सकता था। तो अभी यूएसए इससे बाहर आ रहा है, ठीक है। तो रशिया कंटिन्यूसली एंड फ्लैग्रेंटली वायलेटेड द ट्रीटी, ऐसा माइक पोम्पियो कह रहे हैं कि रशिया काफ़ी टाइम से ट्रीटी को वायलेट कर रहा है, इसलिए ये बाहर निकल रहे हैं इससे। और अभी हमने देखा था किस तरीके से यूएसए ने जो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी है इससे भी बाहर निकल गया था, ठीक है। इसमें क्या होता था, इससे जो कंट्रीज़ हैं वो जो न्यूक्लियर एक्टिविटी है उसको अंडर चेक रखते थे, ठीक है। तो इससे भी बाहर निकल गए। अभी न्यूक्लियर ट्रीटी को भी अंडर चेक रखना मुश्किल होगा। और जो ये ओपन स्काई ट्रीटीज़ थी, इसमें 34 सिग्नेटरीज हैं, ठीक है, इतनी कंट्रीज़ हैं इसमें। तो ये सारी कंट्रीज़ एक दूसरे के ऊपर चेक रख सकती थी, लेकिन अभी इससे यूएसए बाहर निकल आया है। और यूएसए की एक और बात है कि यूएसए काफ़ी कंट्रीज़ के ऊपर अभी सैंक्शन भी लगा रहे थे। जैसे काटसा सैंक्शन की अगर आप बात करें तो रशिया के ऊपर भी उसने लगाया था। तो काटसा क्या है? काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से भी चाइना के यूएसए के स्टांस देखने को मिल रहे हैं, वो काफ़ी फोरा से बाहर निकल रहा है। उसने देखा था हमने कि यूनेस्को वगैरह से बाहर निकला था, फिर वो जो ह्यूमन राइट्स है, यूएन का ह्यूमन राइट कमीशन है, उससे भी बाहर निकला था। तो इस तरीके के स्टेप्स यूएसए के द्वारा लिए जा रहे हैं। और यहाँ देखिए, अभी टर्की ने सपोर्ट किया है लीबिया को। तो लीबिया में अभी टर्की की सपोर्ट से वहाँ के जो स्ट्रॉन्गमैन है खलीफा हफ्तार, उनका रिजीम देखने को मिल सकता है। अब आगे देखिए और क्या बात बताई जा रही है। तो आगे तो स्पोर्ट्स पेज है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई नहीं है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। चलिए, शुक्रिया।